हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मम विद्यादायन यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज हम लोग पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर भारत का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे। और हम लोग पॉलिटी के इस सीरीज को हम लोग डेली आगे बढ़ाएंगे। भारत का संवैधानिक विकास में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए हैं जो बार बार वनडे एग्जामों में आता है। तो चलिए उन क्वेश्चनों पे नज़र डालते हैं और उन पे एक्स्ट्रा फैक्ट सहित डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो देखिए, भारत परिषद अधिनियम जो 1892 था, तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। और इस अधिनियम के तहत 1892 के अधिनियम के तहत ही बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, किंतु मतदान करने की या फिर परिषद में जो विधान परिषद था, विधान परिषद में मतदान करने का या फिर अनुरूप प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा सदस्यों का जो चुनाव था वो प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा हुआ था। आंसर नंबर इसका डी सही होगा। अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था। जुलाई 1946 में जो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था, संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। तो इसका राइट आंसर आंसर नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्राविधान किया गया था? देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 था, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 था, तो ये लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित जो गुप्त समिति की सिफारिश पर पारित एक्ट को ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की संज्ञा दी गई थी। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना का प्राविधान किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो जो है कि सर एलिजा इम्बे थे, और 3 अन्य न्यायाधीश थे, उनका नाम चैम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड था। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही वारेन हेस्टिंग को प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। तो इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। तो हाँ, बिल्कुल था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। तो देखिए, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि अवशिष्ट विषय जो थे वो गवर्नर जनरल के हाथों में थे, ना कि प्रांतीय विधायिकाओं के हाथों में थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। इसका तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। तो देखिए, ये अखिल भारतीय संघ जो 1935 के एक्ट के तहत अस्तित्व में नहीं आया था, किंतु 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई थी। तो इसका तीसरा ऑप्शन भी सही है। और इसने प्रांतीय, और चौथा ऑप्शन देखते हैं, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया था। तो चौथा ऑप्शन भी सही है। तो मुख्य विशेषताओं में से कौन सी नहीं थी? तो बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। तो देखिए, जब भी आपसे पूछे अंगीकृत या अधिनियमित या पूर्ण रूप से तैयार, तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949, आंसर नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? देखिए, संविधान सभा में 3 वाचन हुए थे। और 3 वाचन क्यों हुए थे? जो प्रारूप तैयार किया गया था, उस प्रारूप में कुछ संशोधन करना था। उस संशोधन करने के लिए हम भारतीयों ने 3 जो है कि वाचन किए। तो प्रथम वाचन जो है कि 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। और जो तृतीय वाचन था, वो तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से
26 नवंबर 1949 तक चला था। तो राइट आंसर नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? देखिए भारतीय संविधान में कुल महिलाएं सदस्यों की संख्या 15 थी, जिनमें 4 मुख्य रूप से 4 महिलाएं थी, जिन्हें बार बार एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो नाम याद रखिएगा। पहली थी, उनका नाम था सरोजनी नायडू, जो बिहार से थी। और दूसरी थी सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश से थी। विजयलक्ष्मी पंडित थी, उत्तर प्रदेश से थी। और राजकुमारी अमृता कौर थी, ये मध्य प्रांत से थी। तो 4 नाम जरूर याद रखिएगा, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर और सरोजनी नायडू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम लोग। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय व चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था? तो देखिए 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। और 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत एक बात और याद रखिएगा आप लोग कि ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुज्ञा इसी एक्ट के तहत दी गई थी। और एक चीज़ और बता देता हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट में कि भारतीयों को शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध भी किया गया था 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वर्ष में जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो देखिए 1900 कब अपनाया गया था? तो 1950 में अपनाया गया था। तो राइट आंसर नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसने कहा था? आइंस्टीन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो देखिए 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और जो BN राव थे, BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो संवैधानिक सलाहकार का संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव, राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? तो राष्ट्रपति की भी अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रेरित है, जो कि आर्टिकल 123 में दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा संविधान का मुख्य स्रोत 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा अडॉप्ट किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए, भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो इसका आंसर होगा चार्टर एक्ट, आंसर होगा ए। जो चार्टर एक्ट 1833 था, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था मतलब चाय व चीन के साथ को व्यापार को भी समाप्त कर दिया गया था। जो 1813 का चार्टर अधिनियम था, उसमें चाय व चीन के साथ व्यापारिक एक अधिकार को बनाए रखा गया था, लेकिन 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत चाय व चीन के साथ व्यापारिक एक अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया था। और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। तो प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया कि इस एक्ट के तहत, तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है, तो
इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था थी वो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा की गई थी। 1909 मार्ले मिंटो सुधार में ही अंग्रेजों ने कहा था कि फूट डालो और राज करो। तो देखिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था थी ये क्यों की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था प्रादेशिक चुनाव हेतु सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को अपनाया गया था। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा आप लोग कि भारत के जो सचिव थे वो मार्ले थे तथा वायसराय मिंटो थे। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो देखिए भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892, यानी आंसर नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो देखिए केंद्र में द्वैध शासन जो था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन खत्म किया गया था और केंद्र में द्वैध शासन को स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? देखिए भारत का जो संघीय न्यायालय था वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही किया गया था। तो कब किया गया था, स्थापित किया गया था? तो 1935 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी, अभी हमने ऊपर बताया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भारत के संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन निम्न में से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो किसमें? भारत सरकार अधिनियम 1935 में योजना पर आधारित है। देखिए केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा हुआ था और इसमें 3 सूचियाँ थीं। इसमें राज्य सूची थी जिसपे राज्य कानून बना सके, केंद्र सूची थी जिसमें केंद्र कानून बना सके और समवर्ती सूची थी जिसमें दोनों कानून बना सकते थे। तो केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अधिनियम द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दी गई थी? तो अभी हमने ऊपर बताए हैं आपको। तो 1813 का चार्टर अधिनियम, आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश ताज का शासन स्थापित किया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट जो 1858 था, तो 1858 के तहत ही महारानी विक्टोरिया की राजकीय घोषणा द्वारा किया गया था, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को उद्घोषित किया था। उसी समय से ब्रिटिश ताज का शासन स्थापित हो गया था। तो आंसर नंबर सी। 1858 से ही कंपनी का जो शासन था वो कंपनी का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया था और महारानी विक्टोरिया के हाथों में दे दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब केंद्र में कौन सा एक्ट द्विश अधिनियम विधायिका लाया था? तो 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा द्विश अधिनियम विधायिका लाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। उससे पहले हम कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें आप लोगों को बता दे रहे हैं कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका जो थी वह स्थापित तो की गई थी। विधान परिषद जो पहले था वो विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद उच्च सदन के रूप में, जो राज्य परिषद उच्च सदन के रूप में तथा विधानसभा निम्न सदन के रूप में द्विसदनात्मक विधायिका ले लिया था, विधायिका लाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। तो द्विसदनीय कब बनाई गई थी? तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा। द्विसदनीय का मतलब विधान परिषद का जो स्थान था वो राज्य परिषद ले लिया था उच्च सदन के रूप में, तथा विधानसभा
ले लिया था निम्न सदन के रूप में, तो द्विसदनीय बनाई गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो देखिए बर्मा जो है इसका करेंट का नाम म्यांमार है। तो किस एक्ट के तहत अलग हुआ था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत अलग हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? तो देखिए भारत सरकार अधिनियम जो 1935 था, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत ही संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो एक संघीय व्यवस्था व केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन 1935 के अधिनियम द्वारा किया गया था। राइट आंसर सी होगा। अगर वीडियो में हमारा अगर कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।